तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मी। दिस इज नभ्य गुप्ता। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था पूरा विद एनसीईआरटी। और मतलब 2 वीडियोस में हमने उसको कवर किया था। तो अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में ही आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्लास 11th वाले पोर्शन में ही। और इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम यूनिट जो एनसीईआरटी क्लास 11 में दी गई है। तो बेसिकली वो एक सिंगल चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और आयनिक का नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे, और फिर उसके बाद उनकी एनसीईआरटी का भी हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग को मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बायो में रहती है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, और केमिस्ट्री में आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहती है। फिजिकल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि एनसीईआरटी को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन में दिक्कत इतनी नहीं आ रही, आपसे न्यूमेरिकल होने लग रहे हैं, तो आप एक बार एनसीईआरटी को रिफर जरूर कीजिएगा। तो इसीलिए जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ एनसीईआरटी वाले, उनको तभी देखिएगा जब आपका पहला पोर्शन समझ में आ गया हो आपको। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने किया था, 2 सेपरेट वीडियो बनाए थे, राइट। तो चलिए इस चैप्टर में, इसमें तो हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम लोग बेसिक कोर डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर के, और एनसीईआरटी नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर को पूरे ऑर्डर वाइज हम नहीं डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक भी नहीं डिस्कस होगा, तो हम सिलेक्टेड पोर्शन ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको याद होगा कि आप लोग डिस्कस करते हो रेट के ग्राफ को लेके। तो यहाँ पे मैं क्लियर बता दूँ कि इक्विलिब्रियम में आपको याद होना चाहिए कि जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम चल रहा हो, मतलब ए प्लस बी से इक्विलिब्रियम चल रहा है सी प्लस डी का, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड है। तो इसका रेट अगर आर एफ है और इसका आर बी है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनके रेट को इक्वल होना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ एन ऑनवर्ड्स इसके रेट इक्वल होने लग रहे हैं, राइट। और ये तो मतलब अगर हम नॉर्मल ग्राफ की बात करें तो ये जो ब्लैक लाइन वाला है ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, ये वाला। लेकिन जो ब्लू और रेड है वो आपको कैटलिस्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस का दिखाया जा रहा है, ठीक है। बट चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कैटलिस्ट लिया हो ना लिया हो, इक्विलिब्रियम तो अचीव होना ही है। तो वो कंडीशन जब रेट इक्वल हो जाए उसी को इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। तो ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन आ जाती है लोगों को इस पॉइंट पे कि कंसंट्रेशन को लोग बराबर करने लग जाते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि रेट की बात हो रही है या कंसंट्रेशन की, क्योंकि रेट इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये देखिए, ये कंसंट्रेशन वाले ग्राफ हैं, तो कंसंट्रेशन देखो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट जरूर हो जाएगी, लेकिन बराबर इक्वल होगी या नहीं वो कंफर्म नहीं है। इज दिस क्लियर? जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हुई और फिर कांस्टेंट हो गई, प्रोडक्ट की बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो रिएक्टेंट की ही ज्यादा आ गई। लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, मान लो बराबर आ गए दोनों की, राइट, या फिर प्रोडक्ट की ज्यादा आने लग जाए, जैसे इस केस में प्रोडक्ट की ज्यादा आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि कंसेंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। लेकिन रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमेशा इक्वल आएगा। इसलिए मैंने आपको ये दोनों कैटेगरी ऑफ ग्राफ दिखा दिया, एक ये वाला और एक ये कंसेंट्रेशन वाला, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आप एक्टिव मास पढ़ते हो, तो एक्टिव मास में जो मुझे एडिशनल पॉइंट लगा कि मैं एक बार डिस्कस कर दूं, उसको बता देता हूं। आपको याद होगा एक्टिव मास हम सॉलिड का और साथ ही साथ प्योर लिक्विड का कितना ले रहे होते हैं, 1 ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई एक्वस सोल्यूशन ले लिया तो उस केस में आप एक्टिव मास उसकी मोलर कंसेंट्रेशन को ले लेते हो, या फिर अगर आप गैस लिए हो कोई, तो आप उसमें भी मोलर कंसेंट्रेशन ले सकते हो या फिर प्रेशर लेते हो, यस और नो, जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है, राइट। ये चीज आपको याद थी। तो यहाँ पे ये दो 4 मार्क क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए जल्दी से। पहला है 0.585 ग्राम NaCl सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। तो देखो ये जो NaCl है ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका एक्टिव मास 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इसकी मोलर कंसेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसी का नेक्स्ट पोर्शन पढ़िए, 5.85 ग्राम NaCl सॉलिड इन 1 लीटर कंटेनर। तो कंटेनर में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो सॉलिड के ही फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको वर्ड पे ध्यान रखना है
कि वो कंटेनर है, सोल्यूशन है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो प्योर फॉर्म में लिया गया है या नहीं लिया गया है, यानी कि वो सोल्यूशन है या फिर सॉलिड ही रहा। ठीक है, तो उस फॉर्म में आंसर बदल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन से 0.1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। क्लियर। एक और चीज आपने अगर पढ़ा हो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक में, तो वहां पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है और उसके साथ साथ ये वाली रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शनों को जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे चारों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिक्विड में हैं। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है कि जब चारों चीजें ही लिक्विड में हैं तो आपस में मिक्स होंगी, तो यानी कि सभी लोग किसमें हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में होंगे। तो इसीलिए अब आप इनका एक्टिव मास 1 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि सब लिक्विड है तो सबका एक्टिव मास 1 होगा। नहीं, ये सब लिक्विड है इसीलिए इनका एक्टिव मास 1 नहीं है, क्योंकि ये सब सोल्यूशन के फॉर्म में मिक्स होंगे। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो तो यहाँ एक्वस, लिक्विड, एक्वस, एक्वस, इसका मतलब ये जो तीन चीजें थी ये सोल्यूशन के फॉर्म में और H2O अलग से ऐड किया गया है और एक्सेस में लिया गया है वाटर। तो उस कंडीशन में वो इसका एक्टिव मास आप 1 लोगे क्योंकि वो प्योर फॉर्म है। लेकिन बाकी चीजें जो एक्वस वाली हैं वो ऑलरेडी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इसलिए उनका एक्टिव मास 1 नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रख लेना है कि क्योंकि एक कंफ्यूजन आ जाता है कि कब एक्टिव मास 1 ले और ना ले लिक्विड और सोल्यूशन के केस में। तो जब आपको चारों ही लिक्विड दिख जाए, मतलब सभी कुछ लिक्विड है, तो उस केस में आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि वो सोल्यूशन के फॉर्म में। लेकिन अगर कोई एक अलग से लिक्विड है बाकी सब एक्वस है, तो डेफिनेटली आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि वो एक्सेस में एडिशनली ऐड हुआ, तो वो प्योर है, इसलिए एक्टिव मास 1 होगा। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे चल के जब आप पढ़ते हो एक रिलेशन पढ़ते हैं बहुत फेमस था, दैट इज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Mg। तो जब ये रिजल्ट हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग कई केसेस पढ़ रहे होते हैं कि कब Kc और Kp बराबर होंगे। तो वहाँ पे एक केस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपने 1/r ले ली, तो ऑब्वियसली 1/r यहाँ पुट करोगे तो r इंटू 1/r की वजह से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 की पावर डेल्टा Mg भी 1 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली Kp Kc बराबर हो जाएंगे। यस और नो, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन में। लेकिन 1/r की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो टेम्परेचर को 1/r ना लिखे और वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दे। तो वो वैल्यू याद रखिएगा, ये है वो 12.18 केल्विन। ये वो वैल्यू है जब आपको 1/r की ही इक्वल वैल्यू है। अगर ऐसा टेम्परेचर क्वेश्चन में लिखा है तो आपको इसको 1 ले लेना है, मतलब 1/r की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो या इस वैल्यू की जगह 1/r पुट कर सकते हो। ठीक है, मान लो कहीं कहीं पे मैंने ऐसा भी क्वेश्चन देखा है कि 24.36 केल्विन टेम्परेचर दिया है किसी को, तो उसको आप क्या लिखोगे, उसको लिखोगे 1/r का 2 टाइम्स है, ये तो 2/r लिख दोगे। तो यहाँ पे इस 1/r की जगह 2/r आ जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखेंगे हम लोग कैलकुलेशन में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सब कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम सिलेक्टेड क्वेश्चन या सिलेक्टेड पॉइंटर्स को उठा रहे हैं ताकि हम बहुत ही ब्रीफली इस चैप्टर को कवर करें। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर एक रिएक्शन दी थी, आई होप क्लियर होगा। SO3 से बन रहा है SO2 प्लस हाफ O2 गैसियस एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 2 atm एंड टोटल प्रेशर इज 8 atm। तो आपको Kp निकालना था और इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम पूछा गया था। तो देखो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जब क्वेश्चन प्योरली प्रेशर पे चल रहा हो तो उस और मोल्स की कोई भी बातचीत ना की गई हो क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको मोल्स को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि लोग इसको सॉल्व करते हैं मोल्स को यूज करके। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारी रिएक्शन ये थी, SO3 गैसियस से बनता है SO2 गैसियस प्लस हाफ O2। ठीक है, तो लोग इसको मोल से लिंक करने लग जाते हैं कि लेट सपोज SO3 के A मोल से फिर A माइनस एक्स, फिर इधर x, ये T इक्वल टू 0 पे, ये T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, ऐसे फिर ये अल्फा वाली कैलकुलेशन आने लग जाती है। लेकिन मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मोल्स की बात नहीं करी है, परसेंटेज डिसोसिएशन यानी अल्फा जिसको आप शो करते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी भी बात नहीं करी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है और वो बहुत
इजी है, और वो ये है कि जो बात की गई है उसी को आप भी यूज करो। क्वेश्चन ने प्रेशर की बात की है तो आप भी प्रेशर यूज करो। तो क्वेश्चन ने प्रेशर की बात की है और आपसे इनिशियल प्रेशर पूछा। अब इनिशियल प्रेशर तो हमको नहीं पता, तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि लेट ए हमारा इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, ए हमारा इनिशियल प्रेशर है। तो इनिशियल प्रेशर केवल SO3 की वजह से होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T=0 पे SO3 के नीचे ए। ये ए मोल्स नहीं है, ये ए इनिशियल प्रेशर है। तो फिर जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो टाइम इक्विलिब्रियम पे आने पे क्या होगा, तो प्रेशर ऑब्वियसली SO3 का कम हो जाएगा क्योंकि SO2 और O2 का भी बढ़ेगा। तो आप A माइनस एक्स ले लो, इसको x ले लो, इसको x/2 ले लीजिए। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा ये x और x/2 प्रेशर की वैल्यूज है, ना कि मोल्स की, क्योंकि क्वेश्चन ने प्योरली प्रेशर पे बात की। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला था कि आपको O2 का प्रेशर 2 atm दिया है और टोटल प्रेशर 8 atm दिया है। तो O2 का 2 atm है, इसका मतलब मैं यहाँ पे x/2 की वैल्यू 2 बोल सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, राइट। यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, तो ऑब्वियसली टोटल 8 है। यहाँ 4 और 2 आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 2 होगा, क्योंकि नेट टोटल कितना था 8। यस और नो भाई, टोटल प्रेशर इन तीनों गैसेस की वजह से रहा होगा। अब एक गैस की वजह से 4 है, एक की वजह से 2 है, तो रिमेनिंग जो 2 atm प्रेशर है वो SO3 की वजह से रहा होगा, जिसकी वैल्यू A माइनस एक्स हो गई थी इक्विलिब्रियम पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2। क्लियर है। तो क्योंकि A माइनस एक्स की वैल्यू 2 आ गई है और हमको पता है कि x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो A की वैल्यू 4 + 2 करके क्या आ जाएगी 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल प्रेशर पूछा गया था और इनिशियल प्रेशर कितना आ जाएगा 6 atm। क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा 6 atm। साथ ही साथ आपसे केपी भी पूछा है, तो केपी तो अब आप आराम से निकाल ही लेंगे क्योंकि आपको सारे प्रेशर की वैल्यूज अब पता चल गई हैं। इस क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया था, इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो देखिएगा। यस, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, दैट इज N2 + 3H2 से बनता है 2NH3। इफ 30% N2 40% H2 एंड रेस्ट परसेंटेज ऑफ NH3 बाय वॉल्यूम इज प्रेजेंट, तो आपको Kp निकालना था। और आपको इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है उसकी वैल्यू 5 atm दे दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है, मतलब ये गैसेज इतना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो देखो वॉल्यूम से तो हमारे पास कोई लिंक है नहीं, तो यहाँ हमको मोल्स पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मोल से हम लोग किस पे जा सकेंगे, मोल फ्रैक्शन पे, और मोल फ्रैक्शन से हम लोग किस पे जा सकेंगे, पार्शियल प्रेशर पे, और पार्शियल प्रेशर ही तो केपी में यूज होता है। तो देखो मोल पे कैसे जाएं, तो देखिए बहुत आसान तरीका, आपने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ रखा था। अब यहाँ पी कांस्टेंट है 5 atm, बी हमें नहीं पता, और आर और टी भी कांस्टेंट है, आर तो है ही कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है इक्विलिब्रियम पे हो रही है और इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये तीनों ही चीजें कांस्टेंट है तो क्या एन और वी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आपको पता है कि एवोगैड्रो लॉ यहाँ पे लग सकता है कि मोल्स और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है। अब जो वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल्स का भी रेशियो आएगा। तो अगर आप N2H2 और NH3 के वॉल्यूम का रेशियो निकालो तो 30 40 और इसका कितना आ जाएगा 30। यस और नो भाई, 30 N2 था 40 H2 था, तो NH3 का कितना आएगा 30 बचा हुआ 100 माइनस करके, है ना। तो ये रेशियो आ जाएगा इनके। अब ये जो रेशियो है ये तो वॉल्यूम का रेशियो है, लेकिन हमने क्या बताया कि वॉल्यूम और मोल का रेशियो इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पी इक्वल टू एनआरटी में एन और वी प्रपोर्शनल आ गए। तो ये आपको मोल्स का रेशियो मिल गया। जैसे ही आपको मोल्स का रेशियो मिल गया, अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकोगे। कैसे, कि N2 का अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ 3 है, तो 3 अपॉन टोटल कितना आ रहा है 10, ये आ गया मोल फ्रैक्शन N2 का। वैसे ही आप बाकियों का भी निकाल लोगे और फिर इनका पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे, टोटल प्रेशर 5 से मल्टीप्लाई करके, और एक बार पार्शियल प्रेशर पता चल गया तो आप केटी भी निकाल लेंगे। इज दिस क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये टॉपिक वैसे तो मुझे डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये हर जगह जहाँ भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हो पढ़ाई आ जाता है।
कि भैया आप T इक्वल की 0 पे मान लीजिए इतने मोल्स हैं, फिर इक्विलिब्रियम पे कम होंगे और बाकी जितना कम होगा उतना ही वहां पे बढ़ रहे होंगे मोल इनकी स्टैइक्योमेट्री के हिसाब से। ये सॉल्व नो, जैसे ये देखिए ये यहाँ पर 10 - 2x होगा क्योंकि स्टैइक्योमेट्री 2 चल रही थी, यहाँ 3/2 की स्टैइक्योमेट्री चल रही है इसलिए 3/2 टाइम्स बन रहे होंगे। ये सॉल्व, तो ये चीजें आपको पता होती हैं, इसको मैं इतना डेप्थ में नहीं बता रहा। मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा था, ये जो मैंने रेड से लिखा है इस पॉइंट को। ये यहाँ पे मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपको इनिशियल मोल्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो फिर आपको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही उसके इनिशियल मोल्स कंसिडर करने हैं। क्या मतलब है इस बात का, जरा सुनना। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दी है और आपसे बोला है कि इनिशियली, या लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, मान लो आपको ये रिएक्शन दिया है कि लेट सपोज H2 प्लस O2 से बनता है H2, ये तो नो H2 प्लस O2 से बनता है, से बनता है ट्वाइस H2O, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि मान लो H2 के मोल्स 20 हैं तो आप स्टार्टिंग 20 से करोगे, यस और नो। मान लो आपसे बोला है O2 के मोल्स 10 हैं तो आप स्टार्टिंग 10 से करोगे, या जिसके भी दिया है आप उससे स्टार्ट करोगे जितना क्वेश्चन बोला है। बट मैं कह रहा हूँ अगर कुछ ना बोले तो आप उस केस में स्टार्ट उसके स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से करोगे। तो यहाँ स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो आप इनिशियली 1 मोल का आनोगे T इक्वल की 0 पे, और फिर इक्विलिब्रियम पे 1 - x करके सॉल्व करोगे। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पर 2NOBr से ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी हमें उससे मतलब नहीं है, मैं आपको ये पॉइंट बस बता रहा हूँ। तो यहाँ इनिशियली कुछ नहीं बोला है भाई, आपसे एक्सप्रेशन ऑफ Kp पूछा है, बस Kp पूछ रहा है बेसिकली वो आपसे, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो आप कैसे सॉल्व करें, तो अब आप क्या करना, आप सिंपली यहाँ पर 2 कंसिडर कर लेना क्योंकि इनिशियली यहाँ पे 2 से बैलेंसिंग की गई है, तो आप भी 2 मोल्स मान लो इनिशियली। ये देखिए 2 मान लिया मैंने, फिर 2 - 2x, यहाँ 2x यहाँ x, तो फिर आप सॉल्व कर लेना। अब क्योंकि यहाँ पे अल्फा बहुत छोटा दिया है तो आप यहीं पे नेग्लेक्शन भी मार सकते हो और 2 डायरेक्टली भी बोल सकते हो। कहने का मतलब है नेग्लेक्शन आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, अल्फा पे काफी डिस्कशन हो गया, थोड़े और टॉपिक पे बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आपको याद होगा कि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैरी करता है। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो वहां आप रेट कांस्टेंट पढ़ते हो, तो रेट कांस्टेंट तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे हमेशा बढ़ता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ऐसा जरूरी नहीं। जब आप काइनेटिक्स पढ़ते हो तो आप वहां पे अरीनस इक्वेशन पढ़ते हो, याद है log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस का 1/T2, क्लास 12 में पढ़ते हैं, यस और नो। फिर वहां पर आपको इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ाया जाता है, दैट इज d/dt ऑफ ln k इक्वल टू EA/RT², ये फॉर्म आता है। अगर आपको ये नहीं याद है तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको एक और इक्वेशन पढ़ाई जाती है क्लास 11 में, वैन हॉफ, बस यहाँ ये की जगह डेल्टा एच आ गया। और काइनेटिक्स में K2 और K1 रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे K2 और K1 इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट है, ठीक है, अलग अलग। तो अब क्या हो रहा है कि अब हमने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तक बदल जाती है, इसीलिए K2 और K1 T1 और T2 के टेम्परेचर की वैल्यू, तो वहां से आपको ये इक्वेशन मिलती है और इसी का डिफरेंशियल फॉर्म ये वाला आता है। प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है भैया, सबका एक ही चीज चल रही है, d/dt ln k इक्वल टू, वहां पे क्या था EA/RT², यहाँ हो गया डेल्टा H/RT²। कुछ और पढ़ोगे तो वो अपॉन RT², समझ में आ रहा है, इसको एज इट इज रख लीजिएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको यहाँ पर एक चीज पढ़ाई जाती है और उसको मैं ट्रिक के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप कभी भी ये ना भूलें कि क्या होगा एंडो और एक्सो में टेम्परेचर के साथ, ऐसे याद रखना। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक ट्रिक ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सगा भाई है, ऐसा समझ लो, ठीक है। एंडोथर्मिक एकदम इनका साथ साथ चलता है, एंडोथर्मिक एकदम बहुत प्यारा इंसान है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सो थोड़ा बेकार है, गुस्से में रहता है, हीट निकालता रहता है ना, तो वो उल्टा काम करता है। तो एंडो हमारा दोस्त है और एक्सो हमारा दुश्मन।
तो एंडो क्या करता है, वो कहता है टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो मैं के इक्विलिब्रियम को बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर तुम घटा रहे हो तो मैं के इक्विलिब्रियम को घटाऊंगा। क्लियर? लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सो तो दुश्मन है, वो कहेगा कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो मैं के इक्विलिब्रियम को घटाऊंगा, और अगर तुम टेम्परेचर को घटा रहे हो तो मैं उसको बढ़ाऊंगा। बस इतना फैक्ट याद रख लेना। कहने का मतलब है एंडो होने पर या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे, दोनों मतलब टेम्परेचर और के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। और एक्सो पे कि कोई एक ही चेंज होगा, या तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ऐसा चलता है। तो ये तरीका भी है आपको, अगर मैं कोई रैंडम सी इक्वेशन दे दूं और बोल दूं कि मैंने इस इक्वेशन का टेम्परेचर बढ़ाया इस रिएक्शन का, और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया, तो ये एंडो थी या एक्सो? तो आप बोलोगे एक्सो थी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है तो यानी दुश्मन है और वो एक्सोथर्मिक होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है इनके ग्राफ। तो ये ग्राफ कहीं कहीं पे पढ़ाए जाते हैं, कहीं कहीं पे स्किप होते हैं, तो मैं आपको जल्दी से बता ही देता हूँ, बहुत आसान है। देखिए, एक log k वर्सेस 1/t का ग्राफ आता है ये वाली इक्वेशन से। ये आपको वैन हॉफ इक्वेशन जो मैंने अभी पढ़ाई थी वहीं का फॉर्म है, उसी से ये डिराइव होता है। तो या तो आप इस ग्राफ को रट लो कि एंडोथर्मिक पे ये ग्राफ ऐसा आएगा और एक्सोथर्मिक पे ये ग्राफ ऐसा आएगा, या तो ये याद कर लो। या फिर एक तरीका है, वो तरीका ये है, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग को पता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर देना। कैसे? देखो, इस ग्राफ को स्टडी करो, यहाँ पे 1/t और log k का ग्राफ है, ठीक है। अब आप जब राइट साइड जा रहे हो तो आपको पता है आप 1/t की वैल्यू बढ़ा रहे हो, और 1/t की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर की वैल्यू घट रही होगी। भाई अगर 1/t बढ़ रहा है तो यानी t घट रहा होगा, तभी तो फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो क्योंकि t घट रहा है और आप आगे जा रहे हो तो टेम्परेचर घट रहा है, इतना क्लियर है। अब जब आप ग्राफ में आगे जा रहे हो, टेम्परेचर घट रहा है, तो k की वैल्यू देखो क्या हो रही है। जब मैं आगे जा रहा हूं तो k की वैल्यू भी तो घटती जा रही है। तो कहने का मतलब टेम्परेचर भी घट रहा है और k भी घट रहा है। तो ऐसा कौन है जिसमें टेम्परेचर भी घटे और k भी घट जाए? एंडो, क्योंकि एंडो ही वो था जो साथ साथ निभाता था, राइट। बट अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं राइट जाऊं तो 1/t की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो 1/t बढ़ रहा है, 1/t बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा है। अब टेम्परेचर के घटने से k की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, तो k बढ़ रहा है। तो ये कब होता है? ये एक्सो में होगा, क्योंकि ये दुश्मन है दोनों। क्लियर है? तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये तरीका है। आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेम्परेचर के चेंज पे के इक्विलिब्रियम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हो वेरियस चीज़ें कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। याद है आपको? या रिवर्स कर दिया तो भी वैल्यू बदलती थी। तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि, ध्यान से देखिएगा, एक तरीका मैं बता देता हूँ। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है तो, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी, H2 प्लस I2 से बनता है 2HI, और मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, हाफ H2 प्लस हाफ I2 से HI। तो लोग कहेंगे इसमें 2 का डिवाइड हुआ है। तो लोग क्या कहते हैं कि 2 का डिवाइड हुआ है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को उस 2 के मतलब आप क्या करो, 1 बाय करके ले लो। तो इस तरीके से बहुत कंफ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं कि आप किससे करो। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। देखो, करना कुछ नहीं है, आप बस ये देखो कि ये ओवरऑल रिएक्शन मल्टीप्लाई किससे हो। हमेशा इस चैप्टर में जो ये वाला सेगमेंट आता है जिसमें आपको देखना होता है कि रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है तो के में क्या इफेक्ट आया, या डिवाइड कर दिया है तो क्या इफेक्ट आया, तो उन दोनों इफेक्ट को आप केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन से याद रखेंगे। तो देखो, कायदे से तो इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड हुआ है, लेकिन आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया है। क्या हो गया है? 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया। इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं किसी चीज को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने उस चीज को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है? बात तो सेम है दोनों में, राइट।
तो यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ है। और फिर आप याद रख लो कि जब भी आपको इक्विलिब्रियम K2 मान लो निकालना है, तो आप उस वाले का पावर चढ़ा दोगे जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो पावर 1/2 चढ़ जाएगी। और आपको पता है पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो वहां पे आप फिर वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि मल्टीप्लाई किया या डिवाइड। लोग इसको सोचते हैं कि यार हमने 2 से डिवाइड किया है कि मल्टीप्लाई, तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही चीज पावर में चढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से, और वो है कि देखिएगा, आपको यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना है कि अल्फा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वी वॉल्यूम की पावर डेल्टा एनजी अपॉन सम ऑफ साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, और अल्फा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/p की पावर डेल्टा एनजी अपॉन सम ऑफ साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। इस रिलेशन को डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। जैसे ये वाला देखो, अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग रीड कर लीजिएगा पॉज करके, अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको अल्फा को केपी के साथ वैल्यू बतानी थी। तो बेस्ट तरीका क्या है ना, आप ऐसे देख लो कि पावर क्या चढ़ेगी, तो अल्फा प्रोपोर्शनल होता है 1/p की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना है? डेल्टा एन जी है 1 अपॉन सम ऑफ साइकोमेट्रिक प्रोडक्ट, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है? 1/3। और इकलौता ऑप्शन जिसमें 1/3 यूज हो रहा हो वो फर्स्ट है, तो आंसर वही चढ़ा जाए। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, वरना कायदे से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन लंबी है, राइट? तो केवल इस रिजल्ट के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए ठीक है, फाइन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स हैं जो कुछ जगह मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दी जाती हैं, कुछ जगह आयनिक में पढ़ाई जाती हैं। मैं इसको केमिकल में पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि हमें केमिकल में पढ़ाया गया था। वो है इक्विवेलेंट वेट के बारे में। देखो, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और वो ये बोलता था कि, और यही डेफिनेशन आप याद रखिएगा फिलहाल के लिए, तो ये बताता है कि कितना सब्सटेंस कंबाइन या डिस्प्लेस करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन या फिर 108 ग्राम सिल्वर से, और उस तरीके से आप इसको निकालते हो। जैसे मान लो मैंने ये लिया CH4, तो यहाँ पे आप देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन जब था तो 12 ग्राम कार्बन का आ रहा है, आया ना भाई? 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो जब 1 ग्राम आएगा हाइड्रोजन तो 3 ग्राम कार्बन आएगा। और देखिए हमें 1 ग्राम ही हाइड्रोजन की बात करनी है, तो ये जो 3 ग्राम आया ये इसका इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट। एक और एग्जांपल SO3 वाला देख लीजिए, यहाँ 48 ग्राम क्या आया है? ऑक्सीजन, तो 32 ग्राम सल्फर आ रहा है। ये आपको एटॉमिक वेट याद होंगे तो वहां से आप निकाल लोगे। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना आएगा? 32/48। तो 8 ग्राम में कितना आएगा? 8 ग्राम में 16/3 आएगा। तो देखिए 8 ग्राम वाला ही हमें कंसिडर करना होता है ऑक्सीजन के लिए, तो इतना आएगा। ये हो गया डेफिनेशन वाला तरीका। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप दूसरा वाला ही यूज करेंगे क्योंकि पूरी फिजिकल में वही यूज करेंगे अपन आगे भी। तो पहले समझ लीजिए आगे की बातें, फिर वहां पे आएंगे। जैसे ये देखिए, जब आप इक्विवेलेंट वेट को हम और जगह कनेक्ट करते हैं, जैसे एलिमेंट से, आयन से, एसिड बेस से, तो वहां पर हम एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, और आपको ये याद भी रख लेना है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, कहीं तो टीचर्स से VF से शो कर देते हैं वैलेंसी फैक्टर। मैं एन फैक्टर दिखाता हूँ। तो एलिमेंट लिया है तो उसकी वैलेंसी आ जाती है, आयन लिया है तो उसका चार्ज, एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, और सॉल्ट है तो सॉल्ट में या तो आप पूरा पॉजिटिव ले लो या पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज ले लो। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर आपको Al2SO4 होल थ्राइस का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो यहाँ पे क्या करो, इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो और एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा? तो यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो कितना जा रहा है, पॉजिटिव यहाँ +3 जाएगा एल्यूमिनियम में, एक एल्यूमिनियम का +3 होता है तो 2 एल्यूमिनियम का +6 हो जाएगा, तो 6 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आइए ऊपर। जब ऊपर मैंने यही चीज आपको बताई थी, तो तब मैंने आपको कहा कि आप डेफिनेशन से निकाल लिए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना सल्फर है।
बट क्या हम इस एन फैक्टर वाले तरीके से भी तो निकाल सकते थे। कैसे, देखिएगा, आपको सल्फर का पूछा है, ठीक है, तो क्योंकि आपको सल्फर का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सल्फर का 32 होता है, और यहाँ पे सल्फर पे कितना टोटल चार्ज है, +6 का चार्ज है सल्फर पे, है ना। रिडॉक्स में आप पढ़ोगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो टोटल -6 है, तो सल्फर पे +6 है, तो यहाँ इनफैक्टर 6 आ जाएगा। इसको रिड्यूस करोगे तो 16/3, ये देखो 16/3 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। कोई और देख लो, मान लो ये H2S वाला या CH4 वाला देख लो। CH4 में भी आपका, अगर मैं बात करूं तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, भाई इक्विवेलेंट वेट मुझे कार्बन का पूछा है, तो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, आया ना। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12। मॉलिक्यूलर वेट इस पूरे कंपाउंड में जितना यूज हुआ है उसका नाम लेते हैं हम लोग, है ना। और साथ ही साथ एन फैक्टर कितना आएगा, तो कार्बन पे आप +4 का चार्ज मान सकते हो, या नहीं सॉरी, कार्बन तो आपका नॉन मेटल है तो -4 में मानेंगे, बट ठीक है, एट द एंड तो 4 आएगा ना, तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते, ये शॉर्ट ट्रिक है। वैसे ही आपको मैं एक दो और डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ इसी चैप्टर में, जो पूरे फिजिकल में काम आएगी। कहने का मतलब, अब जो मैं 5 मिनट डिस्कशन करूंगा वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का कोर है। आपको मोल क्लियर है, आपको इक्विवेलेंट वेट क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जिसको मैं आगे चल के ऐसे शो करूंगा, जी इक्यू से शो कर रहा हूँ। जी इक्यू मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो, ये इसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो जब आप इसको और वे में सॉल्व करते हो तो आपको इसका एक और फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। का एक और फॉर्मूला निकलता है ये वाला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, जिसको मैं शॉर्ट में एन इंटू एन फैक्टर बोलूंगा। और ये एन इंटू एन फैक्टर आपके खून में आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के पूरी फिजिकल में मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर एक और टर्म इंट्रोड्यूस होता है नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी था कुछ वैसा ही, और नॉर्मेलिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती थी, मोलैरिटी होती थी मोल्स, मतलब अगर आपको याद हो, मोलैरिटी होती थी मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वैसी नॉर्मेलिटी होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सिंपल है, ठीक है। किसके सल्यूट के आते हैं, यहाँ पे ये याद रखिएगा, सल्यूट के इक्विवेलेंट आएंगे, इधर भी मोल्स भी सल्यूट के ही आते थे, राइट। तो इसको जब आप और लिंक करते हो तो आपको नॉर्मेलिटी का एक और फेमस फॉर्मूला मिलता है, दैट इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। और यहीं से हम बोल सकते थे कि ग्राम इक्विवेलेंट का भी मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया इस रिजल्ट से, दैट इज कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एन वी, एन इंटू वी बोल सकता हूँ, क्योंकि एन होता ही क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ये 3-4 टाइप के फॉर्मूले आ जाते हैं और जो पूरी फिजिकल में लिंक होते रहते हैं। तो अब मैं 2 मिनट के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख के बताऊंगा, जरा उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, आई नो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, बट आपको ये तसल्ली मिल जाएगी कि हमने कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया। पहला फॉर्मूला था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे था, और वो था एन इंटू एन ए, एन ए की वैल्यू आपको पता है। तीसरा फॉर्म पार्टिकल्स में आप समझ गए क्या क्या आता है, और यहीं पे अगर एटम्स का पूछ ले तो एटॉमिसिटी इन्वॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि आपको अगर एसटीपी की बात करें तो वी अपॉन 22 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4। ये 3 फॉर्मूले मोल्स के पढ़ लिए थे अपन ने। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एक हमने 2 फॉर्मूले और पढ़े थे, आपको याद होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट। इस फॉर्मूले से आपको मोलैरिटी मिल जा रही थी, और मोलैरिटी के लिए हमने पढ़ा था 1000 m अपॉन 1000 t माइनस m ये 2 फॉर्मूले भी हमने पढ़ रखे थे, मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़े थे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो मैंने मोलैरिटी पढ़ाई थी आपको, मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये अगर आपको याद है तो आपकी फिजिकल के काफी चीजें आपको हो जाएंगी। इसके साथ अब आपको क्या याद रखना है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। इसके साथ अब आपको याद रखना है, मैं अलग से लिख देता हूँ, यस। इसके साथ आपको याद रखना है कि
जो आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो होते हैं एन इंटू एन फैक्टर। एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी को आप एन वी भी बोल सकते हो। एन क्या है, कैपिटल एन क्या होता है, नॉर्मेलिटी, और स्मॉल एन मोल्स होते हैं। इसी को आप लिख सकते हो हम बोलें गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इसमें से सबसे ज्यादा काम ये वाला आता है, एन इंटू एन फैक्टर वाला, ठीक है। मैं मतलब मैक्सिमम केसेस में यही यूज करूंगा। उसके साथ साथ आपको वैसे और एक और फॉर्मूला याद रख लेना है कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्लियर है। तो अगर आपको अब जो स्क्रीन में जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं इतने अगर आपको याद है ना, तो आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें से भी कौन से बिल्कुल ही याद होने चाहिए, ये तीन फॉर्मूले, मोल वाले, और ये मोलैरिटी का फॉर्मूला, ये ग्राम इक्विवेलेंट का ये सबसे पहला फॉर्मूला, और इवन दूसरा वाला भी अगर हो सके, और नॉर्मेलिटी का ये वाला फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का वैसे ये भी होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ये वाला तो आपको याद रखना ही चाहिए। अगर इतने फॉर्मूले आपको याद है तो आपके बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्या, सारे ही हो जाएंगे वैसे सच बताऊं तो। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इधर देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन ही देख लीजिए आप। यहाँ पे बोला था आपको मास निकालना है ऑफ 0.5 नॉर्मल 2 लीटर H2SO4 सोल्यूशन। तो देखो इसको मैं अलग से सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। यहाँ पर माउस, जस्ट एक सेकेंड। यस, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो आपको मास पूछा है। तो देखो मास को तक, अब देखो लोग बहुत सारे फॉर्मूले रटते हैं बैठ के। मैंने जो आपको स्क्रीन में दिखाया ना उतने सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको नहीं रटने। ये वाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है, ये वाले, इससे ज्यादा आपको नहीं याद करना। तो अब देख लीजिए कैसे करेंगे हम। मास पूछा है, मास मोल्स के थ्रू ही आ पाएगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं मोल्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी पे खेल रहे हैं तो नॉर्मेलिटी से आप चले जाओ मोल्स तक, कैसे जाओगे, इक्विवेलेंट का रास्ता अपनाते हैं। तो देखो आपको ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला मैंने एन वी बताया था, उसको यूज कर लो। एन की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, वी की वैल्यू 2 है, जब पुट करोगे तो आएगा 1। तो ये तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। बट मैंने ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर, यस और नो। तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आप 1 पुट करिए, एन हमको निकालना है, और एन फैक्टर यहाँ पे क्योंकि H2SO4 है, डाई बेसिक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब अगर एन आ चुका है तो अब आप मास, मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आप मॉलिक्यूलर वेट पुट करके इसको सॉल्व करके एन निकाल लीजिए आराम से। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि मैंने कई फॉर्मूले लिख दिए थे तो दो तीन और तरीके हो सकते हैं। जैसे आप इसको मोलैरिटी से भी लिंक कर सकते हो। कैसे सर, देखो नॉर्मेलिटी दी गई थी, तो आप क्या करो, आपको पता है कि एक और फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का पढ़ाया था मैंने कि m इंटू एन फैक्टर, याद है आपको। तो यहाँ पर आपको एन फैक्टर भी पता है, एन भी पता है, तो आप मोलैरिटी निकाल लो। फिर जब मोलैरिटी निकल आएगी तो आपको पता है कि मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम इन लीटर भी पता है, मोलैरिटी निकाल चुके हो तो मोल्स निकल आएंगे, और एक बार मोल्स निकल आते हैं तो मास पूछे चाहे कुछ भी पूछे आप निकाल लो। राइट, तो ये आपका तरीका हो जाता है। तो ये जो अभी लास्ट के 5-10 मिनट मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूलों का चार्ट, दोनों चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट और इस टॉपिक में लिंक करके, ये आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर के साथ साथ कई तमाम चैप्टरों में। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं, या तो हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हो सकता है हम आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन देख लें, वो डिपेंड करेगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना कंटिन्यू करते रहिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।